Hello students, welcome to All About Civil. सॉइल पॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉइल पॉल्यूशन टर्म क्या है, ये इस टर्म का मीनिंग क्या है और क्या क्या कारण है सॉइल पॉल्यूशन होने के। और जितना भी सॉइल पॉल्यूशन है हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, यानी कि 4 किन किन मेन कंपोनेंट्स की वजह से सॉइल का पॉल्यूशन होता है। और फिर हमने पढ़ा था 2 टाइप का पॉल्यूशन, एक जो नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक है, और दूसरा जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो रहा है, जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ये पॉल्यूशन हो रहा है। अगला हमने स्टार्ट किया था कि सॉइल पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि सॉइल पॉल्यूशन का प्रभाव ह्यूमंस पर, हमने बहुत सारी डिसीज़ेस पढ़ ली थी, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या क्या है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंस सॉइल पोल्यूशन इज often accompanied by a decrease in the availability of nutrients, plant life ceases to thrive in such soils. यानी कि जैसे जैसे सॉइल पोल्यूशन होता है तो सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, मेन बात हमने पढ़ी थी कि सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। अब सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्वालिटी कैसे ख़राब हुई, क्योंकि उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे कम होते गए। अब न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं तो प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी या तो रुक जाएगी और अगर होगी तो प्रॉपर नहीं होगी। तो इस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन से प्लांट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सॉइल्स कंटामिनेटेड विद इनऑर्गेनिक एल्यूमिनियम कैन प्रूव टॉक्सिक टू प्लांट्स। अब सॉइल जो एल्यूमिनियम है जिसके अंदर, वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक भी हो सकती है। अब इन पॉल्यूशन के टाइप से क्या होता है कि सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी मीन्स खारापन, जैसे समुद्र के पानी में खारापन होता है, इसलिए हम उसको ना ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते, ना किसी वॉशिंग में यूज़ कर सकते, ना किसी एक्टिविटी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सैलिनिटी प्लांट्स में होती है। अगर ये सैलिनिटी हो जाती है तो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती जिस सॉइल में सैलिनिटी है। तो यहाँ से हमने प्लांट्स पर इफेक्ट देख लिया है। तो इससे क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी किसी भी सॉइल के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन पॉल्यूटेड सॉइल में accumulate हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेड सॉइल में उग जाते हैं। अब वो वाली सॉइल जहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट हो गई हो, यानी कि अगर कुछ भी एलिमेंट है वो सारा इकट्ठा हो गया हो एक जगह, जैसे अभी हमने एल्यूमिनियम की बात की है, इनऑर्गेनिक एल्यूमिनियम। अगर इस तरीके से कुछ भी एलिमेंट एक जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया है, तो अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि सारा पार्टिकल जितना था एलिमेंट वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया है। और सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो सॉइल के लिए टॉक्सिक हो जाता है, उससे प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। व्हेन दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स, जब ये प्लांट्स हर्बीवोर्स खाते हैं तो जितना भी एक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब फूड चेन में पहुंच जाते हैं। और फूड चेन हम पढ़ चुके हैं कि एक प्लांट को छोटा एनिमल खा रहा है, फिर उस छोटे एनिमल को दूसरा एनिमल खा रहा है, फिर ऐसे करके एक चेन बनी है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड खा रहा है, सेकंड को थर्ड खा रहा है, थर्ड को फोर्थ खा रहा है। तो इस टाइप से एक चेन बनी है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं। तो जब बायो एक्यूमुलेशन वाला प्लांट किसी फूड चेन में पहुंच जाता है तो अब इससे क्या नुकसान हो सकता है, किसी की बॉडी में अगर टॉक्सिक की तरह बिहेव कर रहा है तो वो स्पीसीज़ ख़त्म भी हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटिंक्ट का मतलब, एक्सटिंक्ट हो जाना मीन्स अर्थ से गायब हो जाना, जैसे कि डायनासोर्स या डोडो बर्ड ये सब हुआ करती थी, या डायनासोर्स हुआ करते थे। अब ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, इनकी जो प्रजाति थी वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो बायो एक्यूमुलेशन से अगर प्लांट के अंदर टॉक्सिक आ जाता है
और ये प्लांट कोई और हर्बीवोर कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो इससे पूरी फूड चेन के अंदर ये एक्यूमुलेशन पहुंच जाता है। अब इससे किसी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। ऑल्सो दीज पॉल्यूटेंट्स कैन इवेंचुअली मेक देयर वे टू द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड मैनिफेस्ट एज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अब इससे क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट्स धीरे धीरे फूड चेन में आ गए, तो अब फूड चेन की जो टॉप लेवल पर है, अब छोटे एनिमल को तो बड़े एनिमल ने खा ही लिया, पूरा खा ही लिया, तो जितना केमिकल था बड़े के अंदर पहुंच गया, फिर उस बड़े को किसी और उससे बड़े ने खा लिया। तो इस टाइप से जो टॉप वाला होगा, टॉप ने तो सबको खा रखा है, तो टॉप वाले के अंदर ये बायो एक्यूमुलेशन जो है ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो गया है। अब ये लार्ज अमाउंट में हो गया है तो उसकी बॉडी में ये टॉक्सिक की तरह बिहेव करता है और उसकी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाता है। अब ह्यूमंस में भी ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं, ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये पहुंच जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ से हमारा इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने पढ़ लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको एक बार रीड कर लो। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारा क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, यानी कि अब इकोसिस्टम पर सॉइल पोल्यूशन का क्या असर है। तो सबसे पहला पॉइंट, सिंस द वॉलेटाइल कंटामिनेंट्स इन द सॉइल कैन बी कैरीड अवे इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड्स or can seep into the underground water reserves, soil pollution can be a direct contribution to air and water pollution। अब इकोसिस्टम क्या है, ये हमने जब इकोलॉजी फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी पढ़ी थी, तो उस दिन हमने पढ़ लिया था कि इकोसिस्टम जहाँ सब एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो सर्वाइवल के लिए हो। तो अगर ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उस सिस्टम को हम बोल रहे थे इकोसिस्टम। अब उस इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो सॉइल पोल्यूशन जो प्रेजेंट है, हो सकता है वही सॉइल के पार्टिकल उड़कर, कोई तूफान आया या फिर नॉर्मली उड़ के एयर में मिक्स हो गए, तो अब इससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हो गया। अब बारिश हुई, बारिश के साथ जितना सॉइल पोल्यूशन था, यानी कि सॉइल पोल्यूशन कौन से वाला, जिसमें केमिकल्स मिक्स थे, बायो एक्यूमुलेशन हो गई थी, तो इस टाइप का जितना पोल्यूशन है वो बारिश के पानी के साथ बहकर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर चला गया। वाटर बॉडी के अंदर चला गया तो अब वो वाटर बॉडी को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सॉइल पोल्यूशन से विंड भी पॉल्यूटेड हुई, यानी कि एयर पॉल्यूशन भी हुआ, और साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी हुआ है। तो एक सॉइल पोल्यूशन ने वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट कर दिया है और साथ में एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट कर दिया है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब जब हम लैंड की बात कर रहे हैं, जब हम एयर की बात कर रहे हैं, जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पूरा इकोसिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर है, सॉइल पॉल्यूशन से एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो ये इकोसिस्टम पर ये इसका इफेक्ट है। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसिड रेन बाय रिलीजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ एमोनिया इनटू द एटमॉस्फेयर। अब सॉइल से आप लोग को पता है एमोनिया बनता है, सॉइल में फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ भी प्रेजेंट हो तो सॉइल के अंदर एमोनिया आ जाता है। तो अब जब भी एसिड रेन होगी, ये एमोनिया मिक्सअप होके इवेपोरेट होगा और बादल बन जाएंगे, और ये बादल के अंदर एमोनिया मिक्स होगा, तो
तो अब ये एसिड रेन को बढ़ावा देता है। जितना भी अमोनिया है, क्योंकि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इवेपोरेशन होगा ही होगा। हम पानी दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिससे फसल में से कुछ तो पानी वाष्पीकरण होना ही है और कुछ पानी सोख लेता है। तो जो पानी उड़ता है तो उसमें अगर एमोनिया मिक्स है, सॉइल में एमोनिया है तो वाटर में मिक्स हो गई, तो वो एमोनिया जब इवेपोरेट हो जाता है वाटर के साथ, बादल बनाता है। तो बादल बनाकर जब वो गिरता है तो वो इफेक्ट करता है एसिड रेन के फॉर्म में, वो हर चीज़ को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो सॉइल पोल्यूशन से एसिड रेन भी हो रही है। अब एसिड रेन एटमॉस्फेयर के अंदर है, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इससे प्रभावित हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट, acidic soils are inhospitable to several microorganisms that improve soil texture and help in the decomposition of organic matter। अब जो एसिडिक सॉइल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका टेक्सचर यानी कि उनकी शेप साइज ऐसा हो जाता है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सब चीज़ें उसमें नहीं हो पाती। यानी कि अगर हमारी सॉइल नॉर्मल है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह पाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, तो डिकम्पोजिशन हो पा रहा है। लेकिन अगर सॉइल नॉर्मल नहीं है, सॉइल में एसिडिक फैक्टर आ गया, सॉइल अब एसिडिक हो गई, हिंदी में शायद अम्लीय ये बोलते हैं एसिडिक। तो एसिडिक सॉइल अगर हो गई हमारे पास, एसिड वाला बिहेवियर आ गया है, तो ये एसिडिक सॉइल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो उससे इफेक्ट हो गई, प्रभावित हो गई। Thus, the negative effect of soil pollution also impact soil quality and texture। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर नहीं रह पाएंगे। अब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह पा रहे थे, अगर वो नहीं रह पा रहे हैं तो इससे सॉइल का टेक्सचर बिगड़ गया और सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई, क्वालिटी और टेक्सचर खराब हो गया सॉइल का। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर। एसिडिक सॉइल्स सॉइल क्वालिटी और टेक्सचर मेंटेन नहीं करने देती है। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये 3 पॉइंट्स एक बार आप रीड करो। ओके, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। देखो, लास्ट पॉइंट और रह गया है। अब क्रॉप यील्ड क्या होती है, यानी कि जो क्रॉप तैयार हो रही है तो वो क्रॉप की क्वालिटी इससे ख़राब हो जाती है। अब जितना भी अगर पॉल्यूशन है लैंड के अंदर, तो वो सारा का सारा पॉल्यूशन किसी ना किसी तरीके से प्लांट के अंदर पहुंच जाता है। अब जितने भी केमिकल्स हैं वो प्लांट के अंदर है, और उस प्लांट को कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ उससे काफ़ी ख़राब होती है। तो क्रॉप यील्ड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। क्रॉप की जो क्वालिटी है वो इस टाइप के पॉल्यूशन से बहुत हद तक प्रभावित होती है। इन चाइना, over 2 million tons of grain is found to be unfit for human consumption due to contamination with heavy metals। अब चाइना का एग्जांपल दे रहे हैं कि चाइना में क्या हुआ था, 12 मिलियन टन अनाज इतना वेस्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जब उसको टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट में अनफिट आया ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि अगर उसे ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे, ह्यूमन बींग्स खाएंगे, तो वो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो 12 मिलियन टन ग्रेन को हमने एज अ वेस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि ये खाने के योग्य नहीं है, ये वेस्ट है। तो ये पॉइंट एक बार रीड करो आप।
ओके, तो ये क्लियर है। अगला स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे और हमने पढ़ लिया है कि प्लांट और एनिमल्स की हेल्थ पर क्या इफेक्ट है और इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड। अब हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि सॉइल पॉल्यूशन का प्रभाव अलग अलग चीज़ों पर कैसे हो रहा है, ह्यूमन बींग्स पर कैसे है, इकोसिस्टम पर कैसे है और प्लांट्स एंड एनिमल्स पर कैसे है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं, हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड, कि अब जो ये इतना सॉइल पॉल्यूशन है इसे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। सेवरल टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू टैकल सॉइल रेमेडिएशन, यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनी है सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉलोड फॉर द डीकंटामिनेशन ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल आर लिस्टेड बिलो। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनी है सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ यहाँ पर लिस्ट में तो पढ़ते हैं क्या क्या हैं वो टेक्निक्स। तो सबसे पहला है excavation and subsequent transportation of polluted soils to remote uninhabited locations, यानी कि अगर हम पॉल्यूटेड सॉइल हमें एक्सकेवेट कर रहे हैं, यानी कि हमें पॉल्यूटेड सॉइल कहीं पर मिल रही है या फिर कहीं की सॉइल पॉल्यूटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको इकट्ठा करके एक्सकेवेट करके, खोदना बोलते हैं एक्सकेवेट को ना, तो वो सॉइल को खोद के इकट्ठा करके हम किसी ऐसी जगह पर उसे ले जाएं, ट्रांसपोर्ट कर दें जहाँ पर आसपास लोग नहीं रहते, रिमोट एरियाज, यानी कि जहाँ पर आबादी नहीं है, तो ऐसी जगह पर ले जाएं। और अनइनहेबिटेड लोकेशंस, यानी कि जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, रिमोट बहुत दूर वाला एरिया, रिमोट एरियाज बोलते हैं बाहर का एरिया बिल्कुल, तो रिमोट एरियाज या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि उस सॉइल जो कि पॉल्यूटेड है उसको वहाँ से ले जाकर ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, रिमोट एरिया में। तो सबसे पहला चीज़ हम ये कर सकते हैं। सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स वाया थर्मल रेमेडिएशन। अब हम पॉल्यूटेंट्स को थर्मल रेमेडिएशन से, थर्मल टेक्निक से भी हटा सकते हैं। कैसे? द टेम्परेचर इज रेज्ड इन ऑर्डर टू फोर्स द कंटामिनेट्स इनटू द वेपर फेज, आफ्टर विच दे कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेपर एक्सट्रैक्शन। अब देखो ये तरीका हमारे पास क्या है, थर्मल रेमेडिएशन। थर्मल जहाँ भी वर्ड है आप समझ जाया करो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड। तो एक हमारे पास तरीका है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेमेडिएशन में हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में ऐसी सॉइल प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारा कंटामिनेशन है, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हम वहाँ का टेम्परेचर रेज कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, वहाँ की गर्मी को बढ़ा देते हैं। अब गर्मी बढ़ा देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो वहाँ पर जितने भी ये कंटामिनेशन है, जितना भी कंटामिनेंट्स हैं, ये सब उड़कर वेपर फेस में आ जाएंगे। वेपर फेस यानी कि जैसे हम पानी को उबालते हैं तो पानी वेपर बन के उड़ने लगता है, भाप बन के, तो वैसे ही भाप की फॉर्म में ये उड़ने लगेंगे। और जब ये उड़ेंगे भाप की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, तो हम वेपर एक्सट्रैक्शन के थ्रू इन सबको कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अब इन्होंने भाप बनना शुरू किया। अब जैसे ही भाप बनना शुरू किया तो हमने दिमाग लगाया और हमने क्या किया, वेपर एक्सट्रैक्शन के टेक्निक से इन सबको इकट्ठा कर लिया, यानी कि हीट करके वहाँ से उनको अलग कर दिया, और जब वो बाहर निकले सॉइल से तो उनको इकट्ठा कर लिया और कहीं और ले गए। तो ये प्रोसेस है हमारा थर्मल रेमेडिएशन। पहला हमने पढ़ा था कि एक्सकेवेशन करो, पॉल्यूटेड लैंड का जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उनको उठाओ, सॉइल को उठा के किसी और ऐसे एरिया में रख दो, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दो जहाँ पर आसपास लोग नहीं हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास थर्मल रेमेडिएशन।
अब इसके बाद है हमारे पास थर्ड, बायो रेमिडिएशन और फाइटो रेमिडिएशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स फॉर द डिकंटामिनेशन ऑफ सॉइल। देखो, एक जहाँ पर जैसे थर्मल के लिए हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी थर्मल आए हम समझ जाते हैं कि टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चेंज हम करेंगे, कोई भी अगर हम एक्टिविटी करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड तो उसको हम थर्मल नाम देते हैं। अब बायो रेमिडिएशन, तो बायो से समझ जाओ आप, अगर बायो आ रहा है तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट से रिलेटेड कुछ करेंगे, पेड़ पौधे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हम करने वाले हैं। तो हमारे पास एक तरीका है बायो रेमिडिएशन और दूसरा है हमारे पास फाइटो रेमिडिएशन। अब इनमें क्या होता है, बायो रेमिडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं जो कि उन कंटामिनेशन के साथ रिएक्ट करके या तो कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं या फिर उन कंटामिनेट्स को खा जाते हैं और अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बढ़ा देते हैं, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, यानी कि बायोलॉजी की मदद से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके जितने भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट थे उनको हमने वहाँ से हटा दिया और रिमूव कर दिया। तो इस प्रोसेस का नाम है बायो रेमिडिएशन। दूसरा है हमारे पास फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, जहाँ हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ किया हमने, फाइटो प्लांट्स। तो प्लांट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं डीकंटामिनेशन के लिए, यानी कि कंटामिनेंट्स जितने प्रेजेंट हैं उन कंटामिनेंट्स को हटाने के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। तो हमने बायो रेमिडिएशन, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं तो बायो रेमिडिएशन, और अगर हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम फाइटो रेमिडिएशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास माइक्रो रेमिडिएशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंजाई फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल कंटामिनेंट्स। अब माइक्रो रेमिडिएशन ये यूज़ होता है फंजाई से रिलेटेड। फंजाई जैसे गंदगी में उग जाती है तो फंजाई ब्रेड पर आ जाती है कभी कभी, जैसे एल्गी है तो वैसे ही फंजाई है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब कुछ सड़ जाता है तो उस पर डेवलप होने लगते हैं। तो हमारे पास एक टेक्निक है माइक्रो रेमिडिएशन, और ये टेक्निक किसकी है, फंजाई की। जैसे जैसे फंजाई इंक्रीज होती है, फंजाई बढ़ती है, तो ये हैवी मेटल को कंज्यूम कर लेती है, हैवी मेटल को इकट्ठा करके उसको अलग कर देती है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रो रेमिडिएशन। माइक्रो रेमिडिएशन फंजाई का यूज़ करके हम किसी भी जगह पर अगर बहुत सारा मेटल, हैवी मेटल इकट्ठा हुआ है सॉइल के अंदर तो हम इसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रो रेमिडिएशन। तो एक बार आप रीड करो ये चारों पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट स्टडी किए हैं कि लैंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला, इकट्ठा करके एक्सकेवेट करो और किसी ऐसे एरिया में ट्रांसफ़र कर दो जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, थर्मल रेमिडिएशन, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो। टेम्परेचर इंक्रीज़ करके वो जैसे ही वेपर की फॉर्म में आएंगे उनको वहाँ से इकट्ठा कर लो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बायो रेमिडिएशन, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं तो बायो रेमिडिएशन, और अगर हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं तो फाइटो रेमिडिएशन। और लास्ट माइक्रो रेमिडिएशन, अगर हम फंजाई का यूज़ करके हैवी मेटल को वहाँ से हटा रहे हैं। तो ये टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं लैंड पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट में हम
और टॉपिक सॉइल पोल्यूशन का कवर करेंगे। थैंक यू।